नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सियासी मंजरनामे में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। कभी पलड़ा इधर भारी हो जाता है तो कभी पलड़ा उधर भारी हो जाता है और मामलात कुछ अटक से गए हैं। मईशत ख़राब है, लेकिन आपने एक चीज़ को याद रखना है कि इस सूरत हाल का भी कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम के मईशत के ऊपर इतने भी गहरे असरात नहीं होने चाहिए कि डॉलर की कदर इतनी बढ़ जाए। लेकिन ये सारा जो खेल खेला जा रहा है, ये एक मकसद और एक हदफ को हासिल करने के लिए खेला जा रहा है। ये सट्टा, मैं नहीं कह रहा पाकिस्तान में सट्टा हो रहा है, लेकिन इस नौइयत का सट्टा तकरीबन इस खित्ते के तमाम ममालिक के अंदर खेला जा चुका है। ये सट्टा क्या है? करेंसी सट्टा। इसमें ये किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के या तरक्की पजीर मुल्क की मईशत को पकड़ लेते हैं। उसमें ये क्या करते हैं कि उनकी करेंसी पर सट्टा खेलना शुरू करते हैं। करेंसी को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, और उसमें खूब सारा पैसा अंदर करते हैं। ये पूरे खित्ते में ये गेम खेली गई है। ये गेम है। अब बात कुछ ऐसी है कि मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूं कि यूएस डॉलर की कदर बढ़ेगी, 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 बढ़ेगी। लोग कहते हैं काहे बढ़ेगी? मैंने कहा इसलिए बढ़ेगी क्योंकि पाक स्टडीज के अंदर तमाम चीजें पाकिस्तान की मईशत के बारे में जो लिखी हुई हैं, दे आर बोगस नॉनसेंस। पाकिस्तान के पास कोई वसाइल नहीं है आबादी के रेफरेंस में। पाकिस्तान के पास कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है वर्सेस इट्स पॉपुलेशन। देखें ना, अगर आप दो जने हो घर में और दो रोटियां आए तो एक रोटी आप खाएं, एक रोटी उसे खिलाएं। सही बोल रहा हूं ना? लेकिन आपका मसला यह है कि घर में 250 बंदा है, घर में 250 बंदा है, रोटियां दो हैं और आप डिस्को डांस कर रहे हैं वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल। रोटियां 200-250 लोग, निवाला भी किसी के मुंह में नहीं जाएगा। सारे हुक्मरान यही पाक स्टडीज की किताब के अंदर फिजूलियात जो लिखी हुई है वो पढ़ के आता है। उसको सबसे पहले लगता है वो तो वसाइल से मालामाल है। दुनिया की नाउजुबिल्ला, दुनिया की हर नेमत किसी शख्स, किसी फर्द, किसी रियासत, किसी मुल्क के पास नहीं हो सकती। फिर शुक्र किस चीज का अदा करोगे, सब्र किस चीज का करोगे? लेकिन नाउजुबिल्ला, पाकिस्तानी अपनी हद में नहीं रहते। सिक्का जेब में आया, अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी। भाईजान आप समझे बात, रोटियां दो हैं, घर में जने 250 हैं। अब इनको रोटी कैसे खिलाएं? अब जब हुक्मरान आता है उसको पता लगता है यार रोटियां तो दो हैं, तो वो चुपके से क्या करता है, एक रोटी लपेट लेता है चुपके से और अंदर कर लेता है। बाकी एक रोटी वैसे भी किसी को नहीं मिलनी 250 में, ऐसे भी किसी को नहीं मिलनी, ऐसे, ठीक है। फिर क्या होता है, हुक्मरान जो है वो आवाम को बताता है कि मुल्क का गल्ला खाली, खजाना खाली। ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे ड्रामे, असल में ये ड्रामे सबके साथ खेले गए। नवाज शरीफ साहब पहली दफा आए, वजीर आजम बने पाकिस्तान 90 की दिहाई में। उन्हें बताया गया वो वसाइल से आटा बनाने वाला, 5 वाला, तेल का बनाने वाला। अब ये सारी चीजें थी, सारी बकवास। अब जब उनको पता लगा कि ये सारी नॉनसेंस है, उन्होंने अपनी कोशिश पूरी की। नवाज शरीफ साहब ने ओपन स्काई पॉलिसी लाए, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमी की, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं था। पहली दफा बंदा जेन्युइन आया था नवाज शरीफ, मैं आपको बता रहा हूँ, पहली दफा बंदा जेन्युइन आया था। कशकोल तोड़ दूंगा ये वो, मतलब बंदा जेन्युइन आया था। लेकिन जब उसको पता लगा कि गल्ला खाली है, खजाना खाली है, तो फिर जाहिर बात है फिर हर आदमी चेंज हो जाता है। अच्छा, जरदारी साहब को पहले से पता था कि ये आइटम है, तो वो सही भाई बंदा अपने सही करता है काम। मुश्किल रही उनको। ही हैज़ लेड ए टफ लाइफ। लोग बोलते हैं फलां का शहजादा, फलां मुफाहमत का बादशाह, फलां। यार बंदे ने बड़ा बुरा वक्त देखा है, बहुत बुरा वक्त देखा है। अगर किसी ने इस मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा बुरा वक्त देखा हो तो ये जरदारी। और ये बात मैं मान लेता हूँ कि जरदारी साहब को बुरे वक्त ने सिखाया है। मतलब he has gone through a very very rough time in his life। बीबी के
अगर कोई गलतियां हुई सियासी तो उसका भुगतावा भी बेचारा इनको भरना पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं बता रहा हूं आपको। मुशर्रफ साहब सलाम, मुशर्रफ साहब देख रहे हैं शो, क्योंकि आजकल या तो मक्खियां मारते हैं या फिर वो हमारा शो देख लेते हैं, क्योंकि काम तो अब उनके पास है कोई नहीं। उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल 2005-06 में मेरे ख्याल से जरदारी साहब को छोड़ा, वरना इतना बंदे ने टॉर्चर फेस किया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मुशर्रफ साहब ने बड़ी मुश्किल से, वो भी मुफाहमत जो आप कहें, ये खुद मुफाहमत के शहजादे तो मुझे नहीं पता थे या नहीं थे, लेकिन बीबी साहिबा ने बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ की और टॉलरेट किया मुशर्रफ साहब को, जस्ट बिकॉज जरदारी साहब को रिलीज़ कर दिया जाए। ये किरदार जो सियासत में रोनुमा होते रहते हैं, इनके पीछे बड़ी गहरी तारीख़ है। तो खैर, एनीवे, आई वाज टेलिंग यू अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस एंड द स्ट्रगल्स ऑफ मिस्टर जरदारी, जो कि शो शायद देखते भी हैं और चंद लोग मुझे बताते हैं कि कभी कभार अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छी बात है अगर वो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जहाँ बात हो रही सियासत और सियासी माहौल की, वहाँ पर ताजिरों सनतकारों को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, ताकि मुल्क के सियासतदानों को राह रास्त तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी राह की तरफ ले आएँ जो मुल्क को मुस्तहकम कर दे। क्योंकि इस वक्त आई कैन अश्योर यू दैट द सिचुएशन इन द कंट्री इज़ नॉट गुड फ्रॉम एनी परस्पेक्टिव। ऐसी हिजानी कैफियत है कि कारोबार सनतकार से लेकर एक निचले तबके का आप लोग कहते हैं ना, लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि वो हमारे मुल्क का सरमाया है, जो जिसको आप मेहनत कश को आप लोग कहते हैं कि वो निचला तबका है। वो निचला तबका नहीं है, मेहनत कश। सो एवरीवन इज़ वरीड। और इस मौके पर मैंने ख़ास तौर पे दावत दी है जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब को, जो कि साबिक़ सदर FPCCI भी रहे हैं और बड़ी अहम कारोबारी और सनतकारी शख्सियत है। वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू। अब बात कुछ ऐसी है ज़ुबैर तुफ़ैल साहब के बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की साख मुतासिर हो रही है। अंदरूनी तौर पे तो यू कैन सी दैट एवरीवन इज़ कर्सिंग ईच अदर। ये पोलराइजेशन हो गई है। इकॉनमी इज़ इन टैटर्स। प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी, मैं उनको ब्लेम दूंगा, प्रीवियस गवर्नमेंट ऑल्सो लेफ्ट इट इन नॉट अ गुड स्टेट एंड द करंट गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, बट अनफॉर्चुनेटली जो लीक है दे बीन अनएबल टू फिक्स इट। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप बताएं बतौर एक ताजिर सनतकार रहनुमा कि अब क्या करें, और अगर मिफ्ता इस्माइल साहब प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके लिए भी कोई एडवाइस दें ताकि ताजिर सनतकारों की भी एक आवाज़ उन तक पहुँचे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल माशी तौर पर ना बहुत ही तशवीशनाक है, और आपकी करेंसी जो है वो इंग्लिश का एक लफ्ज़ है फ्री फॉल, इस वक्त फ्री फॉल में है। और जब ऐसा मौका होता है तो हर इदारा, हर इंस्टीट्यूशन जो है वो उसका जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि आज बैंक जो हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, जी ये मैंने माल एक्सपोर्ट किया तो मुझे इसके पैसे दे दें, तो वो आपको देता है 235 रुपये से, कि डॉलर आपका ख़रीदता है 235 से। और जब मैं कहता हूँ बैंक को कि जी ये मेरे इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट आए हैं, इसको रिटायर कर दें, तो आज के दिन में ही उन्होंने कहा जी आपके लिए रेट है 242। 7 रुपीज़ का गैप है, ये कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। बैंक में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो भी डिफरेंस होता है रेट का, वो 50 पैसे के करीब नॉर्मल टाइम में, बिल्कुल नॉर्मल टाइम में 50 पैसे या मैक्सिमम 1 रुपये होता, तो आज 7 रुपये है। तो मैं नहीं कहूँगा कि ये बैंक जो है इतना बड़ा डिफरेंस जो है वो अपनी जेब में लेके जा रहा है। इससे हमारी कारोबारी लागत जो है बढ़ती चली जा रही है। और जब बैंक देखता है कि मुल्क में अफरा तफरी है तो वो कहते हैं अच्छा जो हम भी फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएँ, और वो उठा रहे हैं। मैं वज़ीर ख़जाना साहब से कहूँगा इन मसाइल का कोई हल तलाश करें। वो आप इतने 3 महीने हो गए आपको बैठे हुए, और हर आने वाला दिन जो है वो जो है मुश्किल होता जा रहा है। आप देखिए कि करेंसी जो है, आप जब आए तो 180 रुपये था, 180 से आज 242 रुपये हो गया, कहाँ पहुँच गया। अच्छा, और 180 पर भी हम मुतमईन नहीं थे। आपने प्रोग्राम में कहा था कि 180 इज़ ऑल्सो ए रिलेटिवली हायर रेट, बिल्कुल है ना। अच्छा, लेकिन अब सूरत हाल जो इससे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। दूसरा ये कि मैं चाहूँगा, हुकूमत करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में कहती है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसमें मेरा मशवरा है वज़ीर ख़जाना को कि वो मज़ीद दरामदात पे ऊपर जो है ना पाबंदी लगाएं। पाबंदी इन सेंस जो चीज़ मुल्क में बनती है उसको तो आप ऐसा कर दें कि अगर वो इंपोर्ट करेंगे
तो उनके ऊपर 50% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दें। 50% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दें। भाई जब मुल्क में बन रहा है आप मुल्क की चीज़ खरीदें, आपको क्या ज़रूरत है बाहर से मंगाने की और बैंकों से डॉलर लेने की। दूसरा ये कि तमाम फिनिश्ड गुड्स जो आपकी फिनिश्ड गुड्स आ रही हैं सब के ऊपर इंपोर्ट के ऊपर 100% एलसी मार्जिन लगा दें। कुछ पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन जो बकाया है उसके ऊपर भी 100% एलसी मार्जिन लगवा दें तो एलसी खुलना खुद ब खुद कम हो जाएगी। और यही एक तरीका है कि इसको काबू पाने का, वरना तो ये जो डॉलर का रेट है आज 242 है कल 250 हो जाएगा। इस वक्त तो ऐसा है कि बैंक जो हैं वो उनके बस में भी होता है तो भी वो उसको नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इंपोर्टर को कोई रियायत दी जाए और वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगे रेट पर डॉलर बेचा जाए। और मैं चाहूँगा वज़ीर ख़जाना जो है वो चीज़ों को गौर से देखें और इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस वक्त आखिरी 3 महीने की जो भी बुराई है वो मौजूदा हुकूमत के सर आएगी। अच्छा, एक प्रेसिंग क्वेश्चन है जी, देखें, कारोबार अपनी जगह मौजूद है, उससे अगर पैसा नहीं आएगा तो घर नहीं चलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। तो आना अपनी जगह, तो वी हैव टू पुट द इकोनॉमी राइट। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस टाइम पर बहुत सारे लोग प्रेस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट शुड स्टार्ट एंगेजिंग द ऑपोजिशन in a very good way, discuss with them how we can resolve the problem and we can resolve some compromise, we can reach some compromise ताकि एक crisis end हो। अब problem क्या है कि both are loggerheads with each other, society is polarized, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे। इस सिचुएशन के अंदर क्या कंसर्न है बिजनेसमैन का, कॉमन मैन का, वो ये है कि इस पोलराइजेशन में कहीं मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद ना हो जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? शुड दे टॉक टू ईच अदर रादर देन फाइट एंड दे आर कर्सिंग ईच अदर ऑन टीवी? यू हैव सीन, इट्स सो एम्बैरेसिंग। दुनिया क्या कहती होगी, हम खुद परेशान, हम खुद क्या कहते होंगे, क्या कहते हैं? मैं चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत और आज की अपोजिशन PTI इनको बैठ के बात करनी चाहिए। जब तक ये बात नहीं करेंगे, मसाइल का हल तलाश नहीं करेंगे, उस वक्त तक मसले हल नहीं होंगे और मईशत जो है मज़ीद बहरान का शिकार हो जाएगी। और इसमें मैं PTI से ख़ास तौर से कहूँगा कि वो भी अपना दिल बड़ा करके बातचीत करें। जब तक बातचीत नहीं होगी मसाइल हल नहीं होंगे। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि जैसे साउथ अफ्रीका में कभी एक अपार्थाइड होती थी जी, तो PTI ने ये स्टांस ले लिया कि जी ये काले हैं, इनसे हमने बात नहीं करनी। तो ऐसा नहीं है। मुल्की मुफाद में ज़ाती इना को साइड पे रखें, बैठ के बातचीत करें। देखिए बातचीत ही हर मसले का हल होता है। जंग होती है बैनुल-अक़वामी दुनिया में, जहाँ भी कहीं जंगें होती थी तो जंग का इख्तिताम जो है वो बातचीत पर होता था। तो आज भी यहाँ जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, इसमें मैं चाहूँगा कि तमाम सियासी जमातें, हुकूमत की भी और अपोजिशन में ख़ास तौर से PTI, ये बैठ के बातचीत करें। कम से कम एक पॉइंट पर तो आएँ कि यार इस मसले का मिनिमम हल क्या है, उस पॉइंट पे हल करने की कोशिश करें। अगर मैं ड्राइंग रूमों की टॉक आपको बताता हूँ, हाँ, क्योंकि एक ज़माने में ड्राइंग रूम कराची के होते थे, फैसले होते थे। अब ड्राइंग रूम कराची से बदल गए, लाहौर के ड्राइंग रूमों में चलेगी बात। दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन मेन एम ये है कि आई थिंक बोथ पार्टीज कैन रीच एन एग्रीमेंट ऑन ए टाइम टेबल। जी, अगर टाइम टेबल मिल जाता है ना तो बिजनेसमैन भी रिलैक्स हो जाएगा कि ये एक सर्टेनिटी आ गई है इन द फ्लो और क्रोनोलॉजी और लेआउट ऑफ इवेंट्स। तो मेरे ख्याल से अभी जो अभाम है वो है टाइम टेबल पे, बिकॉज पीपल डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो। तो अगर टाइम टेबल सेट कर दिया जाए, वॉट एवर टाइम टेबल आफ्टर कॉम्प्रोमाइज, वेदर इलेक्शन शुड बी अर्ली, ऑन वॉट डेट इट शुड टेक प्लेस, on what date they would want a caretaker government to come in, on what date would this government like to call the new elections. Do you think अगर टाइम टेबल एक बन जाए तो बेहतर हो जाए? क्योंकि अभी तो सारा कुछ अभी इसमें इफ्स एंड बट्स पे। जी देखिए इस वक्त PTI का जो सबसे अहम उनकी डिमांड है वो ये है कि अर्ली इलेक्शन। तो मेरी अपनी राय है कि मौजूदा हुकूमत को उनसे इस पर बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके उसका कोई एक टाइम टेबल तय करें कि जी कब इलेक्शन होंगे, नंबर 1, नंबर 2 केयर टेकर गवर्नमेंट कब बनेगी। ये सारी चीज़ें बैठ के बातचीत करें तो ये जो करंट पोलराइजेशन है ना ये सबसाइड हो जाएगी। लेकिन ये आपस में बैठ के बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अब इलेक्शन ये है कि हुकूमत कहती है हमारे पास आज के हिसाब से 12 महीने बाकी हैं,
पीटीआई कहती है नहीं जी 6 महीने के अंदर या 4 महीने में सब कुछ इलेक्शन वगैरह होना चाहिए। तो ये तमाम बातचीत बजाय इसके कि मीडिया के ज़रिए एक दूसरे को पहुंचाएं, डायरेक्ट टेबल पे बैठ के बातचीत करें। अच्छा, मैं आपको एक और बड़े इसका हल तलाश करें। एक बड़े मजे की बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब हैज नाउ बिकम ए वेरी मैच्योर पॉलिटिशियन। तो आई थिंक के द कंट्री एंड द नेशन शुड आल्सो बेनिफिट फ्रॉम हिज मैच्योरिटी। और आई थिंक it's high time, you must have heard that he has been saying a lot of things about the current political situation. Of course he was never with the mindset that उनके पॉलिटिकल जो एक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रेट को नुकसान हो। आपको पता है अभी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो नहीं डिवाइस कर पाए, इसकी वजह से इलेक्ट्रेट पे बड़ा डैमेज आ रहा है। उससे और ज़्यादा पोलराइजेशन होगी माइंड यू, क्योंकि अगर एक हैवी ऑफ हो जाएगा तो आपके ख्याल से मैं ये जानना चाहूँगा कि इफ़ ऑल दीज मेच्योर पॉलिटिशियंस कैन सिट डाउन तो देन आई थिंक दे कैन फाइंड अ वे आउट। नाज़रीन, अगर इस इशू को हमने रिजॉल्व करना है जो पूरे मुल्क में है, तो आई थिंक कि थोड़ा मेच्योर माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा। और ज़ुबैर तुफ़ैल साहब यही बता रहे थे कि आना को छोड़ के अब थोड़ा सा अपने आप को, जिसे आप कहते हैं ना कि लचकदार बनाना पड़ेगा। जब तक आप यू हैव टू बी इलास्टिक, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है फिज़िक्स के अंदर, उसे कहते हैं टेनेसिटी। तो ये खिंचाव जो है ना, इसको बर्दाश्त करने का तरीका ये है कि आप अपने अंदर लचक पैदा करें, क्योंकि ब्रिटल जब हो जाता है तो फिर वो टूट जाता है। तो क्यों हम अपने अना के चक्कर में अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएं। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, अब असल में मसला ये है कि महवर ही अब आपको बताया हमारे मुल्क के अंदर सारा यही आ गया जो आपने क्रक्स बता दी है। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्टैग्नेट कर रही है, मुल्क की अच्छी सूरत हाल है, उस पर सारा सियासी मामला जो है वो मलबा आके गिर गया है। मैं छोटी सी एक बात करूंगा, आई एम वेरी केयरफुल वाइल टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम हर जाविये से देखा जाता है, पढ़े लिखे लोग देखते हैं, आपका बड़ा एक नाम है, मुकाम है। तो बात ये है कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हाउ कैन वी ट्रांसफर द बर्डन ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस। व्हाट आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज मैच्योर पॉलिटिशियंस शुड बी सिटिंग अमंग देमसेल्व्स रिजॉल्विंग दीज इश्यूज rather than transferring this burden on the national institutions or the institutions of this country. They should not be bothered with matters that do not relate to them. हम उनको खुद इस चीज़ में धकेल रहे हैं, फिर उनका फैसला आएगा, कोई भी फैसला होगा। और ये मैं अदलिया के बारे में बात नहीं कर रहा, आप समझ गए, मैं एक बहुत बड़े मुरक्कब के बारे में बात कर रहा हूँ, एक बहुत जिसे आप कहें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर अस टू डू दिस। It's wrong of the nation to do this. It's wrong of politicians to do this. क्या कहते हैं आप? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये जो मसाइल है ना, सियासतदानों को आपस में खुद तय करने चाहिए, के ज़रिए तय करने चाहिए और उसका कोई हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि तमाम चीज़ों को जो है आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भेज दें या जो है और दीगर पाकिस्तान के इदारे हैं उनकी तरफ भेज दें। और इवन ये भी अच्छा नहीं, खुद अदलिया ने कहा है कि आप लोग अपने मैटर खुद हल करने के बजाय हर चीज़ जो है वो कोर्ट्स में ले आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कमज़ोरी है सियासतदानों की, और सियासतदानों को थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करके बैठ कर बातचीत करें। जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे मसाइल का हल नहीं होगा। और मेरी ख्वाहिश है कि आज भी तमाम सियासी जमातें, PDM और उसके बाद जो PTI है, ये बैठ के बातचीत करें और मसले का हल तलाश करें। PTI चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो, इसके ऊपर बातचीत कर ली जाए, कितनी जल्दी हो सकता है। PDM कहती है कि जी हमारे पास तो अभी 12 महीने बाकी हैं। वो 12 महीने बाकी हैं, भाई ठीक है, इस पे बैठे हैं, बातचीत करें। वो 12 के 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, रोड मैप बना लें, रोड मैप बना दें, टेंशन खत्म हो जाए। वो बनाएंगे तो अफरा तफरी कम होगी। देखिए ये जो इस वक्त मुआशी बहरान है, इसका सबका इम्पेक्ट कम आमदनी वाले लोगों पे पड़ेगा। उनकी चीज़ें, उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो कम होती जा रही है, उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, तनख्वाह अपनी जगह रुकी हुई है और हर खाने पीने की चीज़ महंगी हो रही है। अच्छा, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपके सामने केस रखता हूँ। आप माशाल्लाह एक कारोबारी शख्सियत हैं, आप एक कंपनी में गए बिजनेस करने के लिए। जिस आदमी से आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस आदमी से आप डिस्कशन कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि उसकी कुर्सी महफूज है या नहीं, तो आप उससे हतमी बात नहीं करेंगे। नाउ आई पुट यू इन द सेम पोजीशन, यू आर द IMF एंड यू आर नेगोशिएटिंग विद पाकिस्तान एंड यू आर नेगोशिएटिंग विद आवर टॉप ब्रास, बट यू डोंट नो अबाउट वेदर दे विल बी एबल टू सर्वाइव वट एवर दिस स्टॉर्म इज। तो आपकी नेगोशिएशन इम्पैक्ट होगी ना सर। तो IMF की देखिए ज़रूर होगी और हो रही है। जब IMF ये देखता है कि हुकूमत जो है और मुल्क के अंदर के अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं, तो
वो भी फिर अपना रवैया ऐसा रखते हैं कि सब काम कराते जाते हैं और फिर बोलते हैं डू मोर। तो अब ये भी जो मौजूदा सूरत हाल है और हुकूमत जो है और उसको अपोजिशन, सख्त अपोजिशन का सामना है, तो उस वजह से फिर बैरूनी जो भी इदारे होते हैं वो सोचते हैं कि आया हम इनके साथ मामलात को तय करें या ना करें। अच्छा, ये इशू अब हम हल हो जाएगा ना अगर हम उनको रोड मैप या कोई शेड्यूल दे देंगे कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक ये बंदा लगा हुआ है, ये इसके KPIs हैं, ये डिलीवर कर सकता है, उसके बाद ये XYZ टेक्नोक्रेट टीम आ जाएगी जो आज से हम इंडक्ट कर रहे हैं इन द नेगोशिएशन। सर कुछ इस तरह से होता है ना, काम करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। हम आज से उन टेक्नोक्रेट्स को इंडक्ट कर लें जिन्होंने मुस्तकबिल में उनके साथ बातचीत करनी है, ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे कि यार ये कंटिन्यूटी, ये टीम जो बात कर रही है हमसे वही है जो कल होगी। क्या कहते हैं आप? हमें तय करना होगा कि इलेक्शन कब होंगे, नंबर 1। नंबर 2, केयर टेकर गवर्नमेंट कब आएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो उसमें आप टेक्नोक्रेट्स को लगा दें। टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो बातचीत जारी रखेंगे बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ, IMF या जो भी है, वर्ल्ड बैंक। लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए कि हम जो हैं अपने मसाइल को खुद ही हल कर रहे हैं और कर लेंगे। लेकिन जब उन्हें पता हो कि दोनों जमातें हैं वो एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं, गालियाँ बक रही हैं, तो उसका कोई अच्छा इम्पैक्ट बाहर नहीं जाता। और ये तमाम इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज जो हैं वो भी अपना हाथ थोड़ा खींच के रखती हैं। वो कहती हैं अच्छा ये हुकूमत जो है पूरा साल सर्वाइव करेगी, नहीं करेगी, क्या होगा। फिर ये जो मौजूदा एक्सचेंज रेट का सूरत हाल है, इस सूरत हाल को तो चाहिए कि अपोजिशन जो है फ़ौरन बैठ जाए, उसके साथ हुक्मरान पार्टी के साथ, वज़ीर ख़जाना के साथ, यार इस मसले को तो हल करो। अगर ये मसला हल नहीं होगा तो इससे पूरा मुल्क मुतासिर होगा, इससे कम आमदनी वाले लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का हल सिर्फ बातचीत है, और बातचीत फ़ौरन करनी चाहिए। जमात को बातचीत के रास्ते को बंद नहीं करना चाहिए। ये आपने बड़ी अहम बात की है, पर ये फ्लेक्सिबिलिटी अब इनके अंदर कैसे क्रिएट हो, क्योंकि ये जिस मिजाज के लोग हैं। अच्छा खैर, अब मैं आप दूसरी तरफ भी लेकर जाता हूँ। बैनुल-अक़वामी हालात भी बड़ी जल्दी तब्दील हो रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। साबिक़ वज़ीर आज़म जापान शिंजो आबे, वो उनके ऊपर किसी ने कातलाना हमला किया जिसके नतीजे में वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनकी बड़ी खिदमात हैं जापान के लिए भी, और जापान की बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ज़ुबैर तुफ़ैल साहब आप जानते हैं कि फ़िलैंथ्रोपी के अंदर और नेकी के कामों के अंदर और पाकिस्तान की मुश्किल वक्त के अंदर इमदाद करने के अंदर जापान का बड़ा अहम हाथ रहा है। खैर मैं ये चाहता तो नहीं कि हमको महवर बनाए गुफा, लेकिन बात ये है कि कंडोल करना एक मुल्की तौर पर एक नेशनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग वो वज़ीर आज़म रहे जापान के। बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके नतीजे के अंदर ये हुआ, वहाँ पर भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन जहाँ पर भी होती है उसके नताइज इस तरह के दर्दनाक होते हैं। और यही मैं अपनी कौम को भी समझाता हूँ कि भाई इतने पोलराइज ना हो जाओ कि नफ़रतें ऐसे आलम पे पहुँच जाएँ, ऐसे वक्त पे पहुँच जाएँ। एक चीज़ मैं चाहूँगा ज़ुबैर तुफ़ैल साहब आप रोशनी डालें यही अदम तहफ़्फ़ुज़ और अजीब किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी पर, कि लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं खाना खाने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, उनके सियासी ख़यालात या वाबस्तगी की बुनियाद पर उनके साथ बदतमीज़ी करना, उनके साथ ज़ुबान दराज़ी करना, बहुत बुरी बात, उनको ह्यूमिलिएट या रिडिक्यूल करना, क्या ये है हमारे माशरे की हकीकत? ये थोड़ा सा आप समझाएं हमारी नौजवान नस्ल को क्या कर रहे हैं। पहले मैं जापान से शुरू करूँगा। जापान के जो वज़ीर आज़म हैं एबे साहब, ये शिंजो आबे काफ़ी देर वज़ीर आज़म रहे और इनकी बड़ी अच्छी शोहरत थी। इन्होंने मुल्क को बहुत अच्छी तरह चलाया, मईशत भी। इनके वालिद साहब भी जो हैं वो जापान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो बहुत अच्छी शोहरत के मालिक थे। लेकिन अब उनकी जब सेहत ख़राब हुई तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और दूसरी बात है कि जापान में असले का रिवाज नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये आदमी कहाँ से असला लेके आ गया। पूरे जापान में अगर पुलिस वाला भी होता है उसके हाथ में डंडा होता है और कोई पिस्तौल रिवॉल्वर नहीं होती है। तो बदकिस्मती से इन बेचारे को जो है एक जो भी साहब थे उन्होंने असले से मार दिया और वो जान से हाथ धो बैठे। तो जापान के हिसाब से बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं अपने मुल्क में भी लोगों से सबसे कहूँगा कि ज़ाती दुश्मनी को या सियासी इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी में ना बदलें, एक दूसरे की जान के दुश्मन ना बने तमाम लोग, और थोड़ा सा अपनी अपनी ज़बान पे थोड़ा काबू रखें, बजाय इसके कि इतना बुरा भला कह दें कि फिर बाद में उससे पीछे हटना मुश्किल हो जाए। तो लिहाजा इत्दाल से चलें और ख़ास तौर पे किसी की फैमिलीज़ को जो है वो
बुरा भला ना कहा जाए। और आप कह रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, तो हाँ। वाकई पब्लिक प्लेस पे कोई आदमी किसी जगह जाए तो किसी आदमी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो उसको या उसकी फैमिली को बुरा भला कहे। बातचीत करें, थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा बर्दाश्त करें, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा अपने गुस्से को थोड़ा कम करें। ठीक है, अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटें, लेकिन बातचीत करें और बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल तलाश करें। इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो इलेक्शन का है। अपोजिशन पार्टी PTI जो मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनका मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। मौजूदा हुकूमत से मैं कहूँगा कि उनसे इस मौजू पर बातचीत करें और जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन की तारीख़ तय की जाए और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। तो उससे क्या है कि मौजूदा जो हिजानी कैफियत है वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू के साथ। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।